Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss Himachal Pradesh current affair for the month of जून. और जो ये करंट अफेयर का सोर्स है वो गिरिराज हिमाचल है. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 2536 करोड़, 4000 करोड़, 3399 करोड़ और 4005 करोड़. तो इसका सही जवाब है 3399 करोड़. ये देखिए, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 3399 करोड़ आवंटित. हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने किसान की आय को दोगुना करने के लिए किस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया है? मतलब हिमाचल प्रदेश ऐसी कौन सी स्कीम चला रही है जिससे हिमाचल के किसानों की आय को दुगना करने का उद्देश्य निश्चित किया गया है? तो उसका नाम है हिम उन्नति. तो हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए हिम उन्नति के अंतर्गत एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है. इसमें प्राकृतिक खेती को भी तवज्जो दी जा रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके. हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी. राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 2 बार. ये वही राष्ट्रीय विकास परिषद है जो प्लानिंग कमीशन पॉलिसी बनाता था, उसको पास करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है. तो वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो भी नीति आयोग प्लान बनाता है उसको अप्रूव कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. इसकी स्थापना हुई थी 1952 में. हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, जिसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है? वह है शुक्र. देश को समर्पित नवनिर्मित संसद भवन पर कितने की लागत आई है? हमारे देश ने हाल ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, तो इसको बनाने में कितनी लागत आई है आपको ये बताना है. तो इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. अब हम जो हमारा संसद भवन है इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ और तथ्य इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. देश को नई भव्य व गरिमामय संसद भवन की इमारत मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को इसे देश को समर्पित किया और इसमें खर्च कितना आया है? 1200 करोड़ का. और इसको बनने में कितना समय लगा? इसकी जो आधारशिला रखी थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और 28 मई 2023 को ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया. और जो ये नया संसद भवन है इसमें भी जो लोकसभा है वो राज्यसभा कक्ष से बड़ा है. और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे और दोनों सदनों के संयुक्त मीटिंग में कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे. और नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है. और जो
हमारा नया संसद भवन बनाया है, ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर किसने तैयार किया था? HCP डिज़ाइन, जो कि गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर कंपनी है। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये किसने बनाया था? इसका आर्किटेक्चर फर्म, ये किसने इसका आर्किटेक्चर तैयार किया था? अब हम देखेंगे जो हमारा पुराना संसद भवन है, वह उसकी स्थापना कब की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने के साथ ही वर्ष 1927 से देश की विकास गाथा का गवाह बना पुराना संसद भवन इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। अंग्रेज़ों की परतंत्रता की वेड़ियों को तोड़ने व स्वशासन की ओर कदम रखने से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने और उससे आगे तक पुराना संसद भवन लगभग एक सदी से देश के गौरवमयी इतिहास का गवाह बना हुआ है। पुराना संसद भवन भारत के संविधान के निर्माण, महात्मा गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद के दृश्यों के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा का भी साक्षी रहा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल छू लेने वाला भाषण, लाल बहादुर शास्त्री के शांत लेकिन दृढ़ संकल्प, इंदिरा गांधी की वाक्पटुता, अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य प्रतिभा और नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली भाषण कला संसद के कक्षों में गूंजी है। हमारा जो पुराना संसद भवन है उसने इन सभी पुराने संसद भवन ने इन सभी दृश्यों को देखा है। और जो पुराना संसद भवन है उसकी आधारशिला वर्ष 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट प्रिंस आर्थर ने रखी थी और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। और जो संसद में मॉनसून सत्र चला है, हो सकता है वो हमारी जो पुराना संसद भवन है उसमें संसद का आखिरी सत्र हो। और संसद भवन में मालवंकर ने 2 फरवरी 1948 को लोकसभा विश्वास मत के दौरान महात्मा गांधी की मृत्यु की घोषणा की थी। तो उस समय मालवंकर ने कहा था, आज हम एक दोहरी आपदा की छाया में बैठक कर रहे हैं। हमारे युग की सबसे कदावर हस्ती का दुखद निधन हो गया है, जिसने हमें गुलामी से आज़ादी की ओर अग्रसर किया था और हमारे देश में राजनीतिक हिंसा की फिर से शुरुआत हो गई है। इसी सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से हर हफ्ते एक समय भोजन छोड़ने की अपील की थी, क्योंकि भारत उस समय भोजन की कमी से जूझ रहा था और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। वर्ष 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 जुलाई को संसद में एक बयान दिया था, जिसमें सदन को पोखरण में शक्तिशाली परमाणु परीक्षण और अन्य देशों की प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया। लगभग 24 साल बाद 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों द्वारा उस वर्ष 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी तक हमने देखा कि हमारा जो नया संसद भवन है उसके बारे में हमने कुछ तथ्य देखे और पुराने संसद भवन ने किन किन बातों को साक्षी किया था, इस बारे में हमने कुछ चर्चा की। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीवी। भारत का कौन सा राज्य
तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? मलेशिया। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोदावरी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1961। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इनका नाम है MS रामचंद्र राव। ये देखिए, ये है MS रामचंद्र राव। चालू वित्त वर्ष में कांगड़ा जिले में पर्यटन अधोसंरचना पर कितनी राशि व्यय की जा रही है? अगर आपने 23-24 का हिमाचल प्रदेश का बजट पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की टूरिज़्म कैपिटल बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि जो हिमाचल की राजधानी शिमला है वहाँ की पर्यटन की जो कैपेसिटी है वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसीलिए टूरिज़्म फ्लो को बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिला को टूरिज़्म कैपिटल बनाने की योजना है और इस दिशा में वह काम भी कर रहा है। इसके लिए लगभग 3000 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। प्रदेश में ऊना जिले में प्रस्तावित PGI के सैटेलाइट केंद्र के लिए कितनी भूमि चयनित की गई है? अगर आपने मई मंथ का करंट अफेयर देखा है तो उसमें एक न्यूज़ थी कि हिमाचल प्रदेश में PGI सैटेलाइट सेंटर कहाँ बन रहा है? वो ऊना जिले में बन रहा है, बंगाना एक जगह है। तो इसके लिए कितनी भूमि चयनित की गई है? 38 एकड़। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीड विलिंग किस जिले में है? तो ये है कांगड़ा जिले में। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना किसानों को कितने प्रतिशत पर ऋण दे रही है? या अगर आप मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करते हैं तो आपको उस पे आने वाले खर्चे पे कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? वो दी जा रही है 80%। क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है ये हमारे जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए और साथ साथ में इससे शहद का उत्पादन भी होता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश की टूरिज़्म कैपिटल धर्मशाला को बनाया जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है? तो एक तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्वालाजी में हेलीपोर्ट के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी और सरकार ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखड़ी में 180 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जिसमें एक आधुनिक चिड़ियाघर बनाया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस पार्क का उद्देश्य आगंतुकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान कराना है। इसके प्रथम चरण के विकास पर लगभग 260 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी रूप में विकसित करने के लिए धर्मशाला में 130 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए 2.19 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।
नगरोटा में वेलनेस रिजॉर्ट और हाई एंड इंटरनेशनल फाउंटेन के लिए 5.73 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और यहाँ एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, इससे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में टूरिज़्म एक्टिविटी या एडवेंचर टूरिज़्म बढ़ेगा और इस तरह से जो टूरिज़्म का फ्लो है वो शिमला से धर्मशाला की तरफ जाने की संभावना है। नगरोटा बंगवा सौंदर्यकरण परियोजना के तहत पुराना बस स्टैंड, गांधी मैदान, नारदा शारदा मंदिर, मटौर गार्डन और बरो के सौंदर्यकरण का कार्य शामिल है। लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक बने हिमानी मंदिर से चामुंडा मंदिर तक रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। जिला में फूड क्राफ्ट संस्थान धर्मशाला को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के रूप में उन्नत करने के लिए 11.75 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश का बीड विलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है और सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीड में कार्निवल आयोजित करने पर भी विचार कर रही है, जो पर्यटन कारोबार को सशक्त करने में पर्यावरण भी अहम भूमिका निभाता है और जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यावरण की सुंदरता वहाँ अपार मात्रा में उपलब्ध है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बजट में ई ट्रक, ई बस, ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान देने का प्रावधान किया है। बीड में भी टैक्सी संचालकों को ई टैक्सी लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पर्यटन के विकास के साथ साथ सरकार की यह भी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक स्थानीय युवा इस कारोबार से जुड़ें और रोजगार के अवसर प्राप्त करें। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार कांगड़ा में पर्यटन के चरणबद्ध विकास पर बल देकर यहाँ की समृद्ध विरासत से पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए कृत संकल्प है। अब हमारे फिर से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिकंदरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है मंडी में। कटासन देवी मंदिर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? धौला कुआं सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये है गुलाबी बुरांश। लद्दाखी साहित्य में नूना घाटी या नूना गाती के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ये है कुल्लू। प्राचीन काल में कांगड़ा शहर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नगरकोट। वर्ष 1932 में लाहौर में कुल्लू पीपल्स लीग की स्थापना किसने की थी? लालचंद प्रार्थी और दुर्गादास गोयल ने। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर आता है? ये अंतर आता है गुणता में। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? दुग्धमापी लैक्टोमीटर। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है फोटॉन से। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, ब्रिटेन के। अगर आप इनकी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो स्टडी IQ ने इनकी बायोग्राफी को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप वहाँ जाके इनका काम सुन सकते हैं, किस तरह से इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में, लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने की दिशा में इनका किस तरह से इन्होंने योगदान दिया था। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबासियर। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के अध्ययन को इक्थोलॉजी कहा जाता है।
भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? अजय बंगा। इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। न्यू लीफ, हाल ही में ये न्यूज़ में था, ये किसकी किस्म है? ये आलू की एक किस्म है। आनंदपुर साहिब की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु तेग बहादुर। बायो कंप्यूटर क्या है? यह एक प्रकार के कंप्यूटर है जो कंप्यूटेशनल कार्य को करने के लिए डीएनए या प्रोटीन जैसे जैविक अणुओं का प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य कर सकते हैं और इसमें चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। यह एक प्रकार का बायो कंप्यूटर यह एक प्रकार का डीएनए कंप्यूटर है जो जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डीएनए का स्ट्रैंड्स का प्रयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष खालिस्तान को पोषक अनाज वर्ष घोषित किया। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया? वो 2023 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। पौष्टिक अनाज की महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आहार में पौष्टिक अनाज के समावेश, इसकी उपयोगिता और किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित करना है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क 35,000 मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए किसानों को 80% उपदान पर बीज उपलब्ध किए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत दुनिया में जो मिलेट्स है उसका एक मुख्य उत्पादक है और ये वैश्विक उत्पादन का 20% उत्पादित करता है और एशिया के उत्पादन में भारत का योगदान 80% है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर 5 मार्च 2021 की घोषणा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। विश्व में मोटे अनाज की 13 किस्में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, सावाग, कांगनी, छैना और कोदो सहित 8 मोटे अनाज शामिल है। माता शूलिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सोलन में शूलिनी मेला भी लगता है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किए जाने की हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। शूलिनी माता का इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा है। माता शूलिनी बघाट रियासत के शासकों की कुल देवी मानी जाती है। माता शूलिनी का मंदिर सोलन शहर के शिली मार्ग पर स्थित है। शहर की अधिष्ठात्री देवी शूलिनी माता के नाम से ही शहर का नाम सोलन पड़ा है, जो कि देश की स्वतंत्रता से पूर्व बघाट रियासत की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यहाँ का नाम बघाट इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 12 स्थानों का नाम घाट से शुरू होता है, तो 12 का बौ ले लिया गया और घाट, इसीलिए इस रियासत का नाम बघाट है। थीम आधारित सैटेलाइट गांव कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा नौराखड़, नगरोटा, बगवा में।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को कब तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस बार के बजट में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में काम करेगी। तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? जुलाई 1954। लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट। सुप्रसिद्ध गायत्री मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जगतसुख जिला कुल्लू में। झांकी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? चंबा। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ये जो भारत का है वो 54वां टाइगर रिजर्व हाल ही में बना है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? सामाजिक संरचना, सोशल। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1947 में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ये जैमिनी को माना जाता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भारत में है, हरियाणा गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? ये हाल ही में मिला लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो अगर हम 2030 तक की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है बैटरी, और बैटरी के लिए चाहिए हमें लिथियम, और लिथियम करते हैं हम इंपोर्ट, और जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आता है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के कुछ रिज़र्व पाए जाने की संभावना है, और जिससे कि इस दिशा में हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम प्रमोट कर रहे हैं, इस दिशा में ये एक बहुत बड़ी सहायता साबित हुई अगर इस तरह का रिज़र्व हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है। ड्रिप प्राइसिंग क्या है? जैसे हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है, कोई वस्तु हमें पसंद आती है, उसका प्राइस जब हम देखते हैं शुरू में तो वो कम दिखता है, लेकिन जब हम उसको परचेज़ कर लेते हैं तो प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर ऐसे ऑनलाइन परचेज़ में इस तरह से देखा जाता है, या फिर जब हम बैंक से लोन लेते हैं शुरू में वो अमाउंट कम होता है, लेकिन फाइनली जब हमें देना पड़ता है तो उसको हम ज़्यादा पे करते हैं। तो इसे कहा जाता है डिप प्राइसिंग। वर्तमान डिजिटाइजेशन के युग में ऑनलाइन व्यापार के विकास एवं विस्तार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उपभोक्ता की अभिरुचि, पसंद, प्रवृत्ति, आदत बदलने में सक्रिय योगदान प्रदान करते हैं। कंपनियों द्वारा उपभोक्ता के व्यवहार को बदलने के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ड्रिप प्राइसिंग अर्थात छिपी हुई कीमत के लिए भी करना शुरू कर दिया गया है। कीमत निर्धारण की इस प्रणाली में संभावित क्रेता को कुल कीमत का केवल एक भाग ही दिखाया जाता है, और अंतिम अनुबंध के बाद कुल मूल्य प्रकट होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंज्यूमर के साथ धोखा है, और इस टेक्निक से
जो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। प्रधाव अभियान क्या है? ये जो हमारा पुलिस विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने नशे के विरुद्ध एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्रधाव। इसमें हाल ही में जो शिमला का रिज मैदान है वहाँ पर एक हाफ मैराथन भी आयोजित करवाई गई थी पुलिस विभाग के द्वारा, और उसके विजेताओं को भी कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नशे के खिलाफ जागरूकता की दिशा में पुलिस डिपार्टमेंट का एक अभियान है। मृकुला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पेपर में देखते हैं, जो टेम्पल वगैरह पूछे जाते हैं, वो हमें बुक में बहुत कम मिलते हैं। तो इसका जो सोर्स होता है, जो मुझे लगता है, वो गिरिराज हिमाचल होता है, क्योंकि उसमें हर गिरिराज हिमाचल के न्यूज़पेपर में कोई ना कोई ऐसा टेम्पल दिया होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लगभग 80% क्वेश्चन को कवर करें एग्ज़ाम में, तो आपको गिरिराज हिमाचल ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें इस तरह के टेम्पल, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारा कल्चर, इस तरह के कुछ अच्छे आर्टिकल उसमें दिए होते हैं। तो ये वहीं से लिया गया है। मृकुला देवी का प्रसिद्ध टेम्पल है केलांग में। वहाँ पे एक खूबसूरत गांव है उदयपुर, और उससे लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर मृकुला देवी टेम्पल प्रसिद्ध है। इस गांव में जो ये टेम्पल है, ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, और यह मंदिर प्राचीन काष्ठ कला का एक अद्भुत उदाहरण है। और मंदिर में स्थापित मूर्ति को माँ महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। माता शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंबा में, पांगी, चंबा के पांगी में। नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर नागचला कहाँ स्थित है? ये स्थित है ये मंडी में स्थित है, और यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर एक दिव्य पानी बहता है, जो कहते हैं कि यह पानी छोटा बंगाल घाटी की प्रसिद्ध ढैंसर झील से चलकर यहाँ निकला है। सचेत ऐप विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो ये विकसित किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून काफ़ी कहर ढा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को आपदा की पहले से जानकारी रहे, जिससे वो राहत बचाव का कार्य कर सके। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप विकसित किया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत पर शिक्षा ऋण देने की बात की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? तो जो ये एजुकेशन लोन है, ये मिलेगा 1% की दर पे। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये थी फेरवानी समिति, क्योंकि देखिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस का इंडेक्स है निफ्टी, तो इसकी स्थापना 1991 में की गई, क्योंकि जो हमारा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज था 1991 से पहले। तो इसकी मोनोपोली, इसका एक अधिकार होने से बचाने के लिए 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, जिसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है मुंबई में। भारत के किस शहर में वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है? तो ये कोची में की गई है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। ये क्वेश्चन मैंने देखा था पिछली बार के सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो जून मंथ का कंप्लीट लगभग 4 गिरिराज हिमाचल का कंपाइल किया हुआ लेक्चर है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो मैंने वो वैसे ही रहने दिए हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब इसका मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। परमाणु ऊर्जा उद्योग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? A.K. मोहंती। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो ये है 142 करोड़। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में बताया कि जो पॉपुलेशन के मामले में है वो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, और इंडिया विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो वो थे 16 जनपद महाजन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरकों के उत्पादन से। नीट परीक्षा 2023 में हिमाचल प्रदेश में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो है ये चारबी सप्ता। प्रसिद्ध कांगड़े किले का निर्माण किसने किया था? सुशर्मा चंद्र ने। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला कालका रेलवे लाइन कब स्थापित की गई थी? 1903 में। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं चीन के साथ लगती है? किन्नौर और लाहौल स्पीति। थैंक यू वेरी मच। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और stay tuned for next update.